पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड फॉल्ट एनालिसिस। तो इससे किस तरीके से क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करते हैं। द पर यूनिट एडमिटेंस ऑफ लाइन इज 550 मेगावाट यानी MVA 132 kV। बेस दे रखा है, बेस इज 2.5। पर यूनिट एडमिटेंस इन 100 MVA पर क्या होगा। बेस विल बी, तो बेस क्या होगा, जैसे बेस यहाँ पर 2.5 था, बेस नई यूनिट पर क्या होगा। तो कभी भी अगर हम एडमिटेंस निकाल रहे हैं और वो भी नई निकाल रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे एडमिटेंस नई। पहले तो ओल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई ओल्ड इक्वल टू, पहले हम बात करते हैं MVA की, फिर बात करते हैं KVA की। तो MVA पहले बात करेंगे पुरानी चीज़ की, डिवाइड बाई नई चीज़, क्योंकि नई चीज़ निकाल रहे हैं तो नई चीज़ अगर यहाँ पर ओल्ड वैल्यू आई है तो यहाँ पर भी ओल्ड वैल्यू आई है। MVA ओल्ड MVA न्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। KVA यहाँ पर न्यू आया तो यहाँ पर न्यू आएगा, KVA न्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई KVA ओल्ड का स्क्वायर। इससे हम करेंगे तो ये आ जाएगी 2.5 ओल्ड है, KVA ओल्ड न्यू बेस हमें निकालना है, तो KVA न्यू हमारा 132 है, 132 और अभी भी 132 है, तो इसका तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। 2.5 से यहाँ पर हम देखें 1/2 है, तो 2.5 में 1/2 का भाग दे दें तो 1.25 हो जाएगा, यानी 1.25 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर थ्री फेज फॉल्ट आर कनेक्टेड इन। थ्री फेज फॉल्ट के लिए जो सीक्वेंस कनेक्शन है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क यहाँ पर लगाते हैं हम, यानी यहाँ पर ये सीरीज पैरेलल नहीं आएंगे। थ्री फेज फॉल्ट का आर कनेक्टेड इन पॉजिटिव सीक्वेंस ओनली, पॉजिटिव सीक्वेंस, इनमें से कोई नहीं। जीरो बिलो थ्री प्ले ट्रांसफार्मर, तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है, यहाँ पर थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क इसका ड्रॉ करना है। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क अगर डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड है तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, इसको हम इधर से ओपन कर देंगे, इस तरीके से रेफरेंस बस हो जाएगी हमारी, रेफरेंस बस। और ये Z0 है, तो Z0 इस तरीके से होगा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के अंदर, ये Z0 होगा और इसका इधर से भी कोई कनेक्शन नहीं है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये हमारा कहलाएगा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर दी डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट करें हम, जैसे ये हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हो गया। इफ ऑल सीक्वेंस करंट एट द फॉल्ट पॉइंट इन ए पावर सिस्टम आर इक्वल देन द फॉल्ट इज। अगर ऑल सीक्वेंस करंट है किसी भी फॉल्ट के अंदर अगर वो इक्वल हैं तो इसका मतलब किस टाइप का ये फॉल्ट है, ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हैज ऑल सीक्वेंस करंट आर इक्वल, यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट इक्वल टू और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस करंट, ये इक्वल होंगी तो ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे if the inertia constant h is 8 megajoule per MVA for 100 MVA generator, the stored energy is। तो stored energy कैसे निकालेंगे, stored energy निकालने का फार्मूला यहाँ पर G इंटू एच है, तो G इंटू एच से निकालें तो ये हो जाता है 800 मेगाजूल, तो 800 मेगाजूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इस शंट फॉल्ट इन पावर सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाई। तो शंट फॉल्ट पावर सिस्टम में किसके द्वारा लगाया जा सकता है, करेक्टराइज किया जा सकता है, इंक्रीज इन करंट एंड फ्रीक्वेंसी एंड रिडक्शन इन वोल्टेज। करंट एंड फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करा सकते हैं और वोल्टेज में रिडक्शन करा करके हम शंट फॉल्ट पावर सिस्टम के अंदर दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फॉल्ट इज ए लो वोल्टेज। तो फॉल्ट क्या है, लो वोल्टेज, हाई करंट, हाई फ्रीक्वेंसी, लो पावर फैक्टर, हाईली लैगिंग फिनोमिना। तो इस तरीके का जो फैक्टर होता है वो कहलाता है शंट फॉल्ट। शंट फॉल्ट इज ए लो वोल्टेज, हाई करंट, हाई फ्रीक्वेंसी, लो पावर फैक्टर, हाईली लैगिंग फिनोमिना। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या कहता है हमसे, इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल टू सिंक्रोनस मशीन, जैसे कि थ्री फेज मोटर है, जनरेटर, फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन। तो हम यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन में अप्लाई कर सकते हैं, थ्री फेज मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, किस लिए अप्लाई कर सकते हैं,
फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन, यानी हम कह सकते हैं इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ मशीन। इट इज स्टेबिलिटी डिटरमाइनिंग मेथड। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी डिटरमाइनिंग के लिए हम यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, सिंक्रोनस मशीन के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट देखें, जैसे टू आइडेंटिकल सिंक्रोनस मशीन हैविंग सेम इनर्शिया कांस्टेंट। तो दो आइडेंटिकल सिंक्रोनस मशीन having same inertia constant called in connected in parallel, swimming together. The inertia constant of each machine, their effective inertia constant is 8 megajoule per MVA. Effective inertia constant रखा है 8 megajoule per MVA। तो हमें यहाँ पर बताना है कि टू आइडेंटिकल सिंक्रोनस मशीन सेम इनर्शिया कांस्टेंट दे रखा है, स्विंग टुगेदर इनर्शिया कांस्टेंट दे रखा है। तो यहाँ पर इनर्शिया कांस्टेंट है इफ देयर इफेक्टिव इनर्शिया कांस्टेंट, ईच मशीन का हमें ज्ञात करना है, इफेक्टिव यहाँ पर दे रखा है। H1 H2 दोनों बराबर होते हैं, H इक्विवेलेंट दे रखा है 8 मेगाजूल, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 मेगाजूल पर MVA। पैरेलल में कनेक्टेड है, तो H इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है H1 प्लस H2, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग 2H1 प्लस 2H2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 4 मेगाजूल पर MVA। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम इज इम्प्रूव्ड बाई। तो पावर सिस्टम की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है वो किसके द्वारा इम्प्रूव की जा सकती है? पावर सिस्टम की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है, उसका फार्मूला होता है पी मैक्सिमम। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाई इंक्रीजिंग पी मैक्सिमम, और पी मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है? ई मोड में वी मोड वाई इक्वलेंट रिएक्टेंस जो होता है एक्स ई क्यू फ्रॉम सोर्स टू लोड डिक्रीज। अगर हम डबल सर्किट लाइन इक्वलेंट रिएक्टेंस, अगर हम डबल सर्किट लाइन यूज करते हैं तो उससे हमारा जो एक्स ई क्यू वैल्यू है ये क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही ये एक्स इक्वलेंट फ्रॉम सोर्स टू लोड डिक्रीज होगा, ये यहाँ पर पी मैक्सिमम की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? यूजिंग डबल सर्किट लाइन इंस्टेड ऑफ सिंगल सर्किट लाइन, वी इंक्रीज द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट कंडीशन गिव्स राइज द मोस्ट सीवियरेस्ट फॉल्ट कंडीशन? तो मोस्ट सीवियरेस्ट फॉल्ट कंडीशन कौन सी है यहाँ पर फॉल्ट कंडीशन के अंदर? तो मोस्ट सीवियरेस्ट फॉल्ट कंडीशन होता है, सबसे ज़्यादा सीवियर होता है थ्री फेज फॉल्ट। कौन सा होता है? थ्री फेज फॉल्ट एट जनरेटर आउटपुट टर्मिनल। थ्री फेज फॉल्ट के बाद में होता है मोस्ट सीवियर फॉल्ट, वो होता है लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, और उसके बाद में होता है लाइन टू लाइन ग्राउंड, लाइन टू लाइन फॉल्ट, और उसके बाद में होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये सबसे कम सीवियर फॉल्ट होता है। सबसे मोस्ट होता है थ्री फेज फॉल्ट, फिर लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, फिर लाइन लाइन फॉल्ट, और फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दी डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम जीरो सीक्वेंस इज ऑलवेज जीरो। तो जीरो सीक्वेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट, जीरो सीक्वेंस ऑफ लाइन करंट इज ऑलवेज जीरो। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हम देखते हैं, कोई भी डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हम ले लिया, मान लीजिए हमने ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम ले लिया, यहाँ पर करंट एक आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी, जैसे कि आई ए करंट आ रही है, आई वी करंट आ रही है, आई सी करंट आ रही है, तो जीरो सीक्वेंस ऑफ लाइन करंट इज जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं आई ए जी की जीरो की वैल्यू जीरो होगी, यानी आई ए प्लस आई वी प्लस आई सी की वैल्यू जीरो होगी। जीरो सीक्वेंस ऑफ फेज करंट में भी जीरो और नॉन जीरो। लाइन करंट है हमेशा जीरो होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फेज करंट भी जीरो हो। वी कैन नॉट से दैट इट इज ऑलवेज जीरो, यानी जीरो सीक्वेंस करंट है, फेज करंट वो हमेशा जीरो नहीं होगी, ओनली लाइन करंट के बारे में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है 20 MVA 400 टू 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ 20% इम्पिडेंस, ड्रॉ ए स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट। तो स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट हमें ड्रॉ करनी है, तो आई रेटेड की वैल्यू क्या होगी? हमें यहाँ पर निकालना है ड्रॉ ए स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट। स्टेडी शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आई रेटेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पहले आई रेटेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 इंटू 20 इंटू 10⁻³ यानी के वी ए डिवाइड बाई 400, तो ये आई रेटेड आ जाएगी। तो इससे वैल्यू आ गई 50 एम्पियर। अब आई रेटेड इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंट जेड के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हैं।
शॉर्ट सर्किट करंट आई रेटेड इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंट जेड क्या दे रखा है यहाँ पर, परसेंट 20% दे रखा है। रेटेड इंटू 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 20% के अकॉर्डिंग आ जाएगा 20। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि इन लाइन टू लाइन डबल लाइन फॉल्ट विच ऑफ द सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इज जीरो। तो कौन सा कंपोनेंट है, यानी कौन सा सीक्वेंस है करंट का, वो यहाँ पर जीरो होगा। तो लाइन टू लाइन के अंदर हम बात करें, लाइन टू लाइन के अंदर हम बात करें, जीरो सीक्वेंस है वो जीरो होगा। फॉल्ट पॉइंट के अंदर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इज जीरो। जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ फॉल्ट ऑफ जनरेटर वो जीरो होगा। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ फॉल्ट ground fault in phase B and C is 2 per unit, then the fault current is। तो फॉल्ट करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो फॉल्ट करंट की वैल्यू होती है आई फॉल्ट करंट इक्वल टू 3 टाइम्स आई ए जीरो, यानी कि जीरो सीक्वेंस करंट। तो फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी 3 इंटू 2, यानी कि 6 पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी फॉल्ट करंट की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, लाइन करंट ऑफ थ्री फेज पावर, लाइन करंट ऑफ थ्री फेज पावर सप्लाई, ये दे रखी है आई ए आई बी आई सी की वैल्यू। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट इज, लाइन करंट का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट हमें निकालना है। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, 1/3 टाइम्स आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स 1 प्लस के J3, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस के J1। तो 1/3 प्लस के J1 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी ये वाली। एट वाट लेवल ऑफ करंट फ्लो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल शॉक डेथ इज पॉसिबल। तो कितनी करंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉक से डेथ हो सकती है, वो है 50 से 100 मिली एम्पियर करंट की होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉक से डेथ हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज कमिंग अंडर द सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर कौन सा फॉल्ट यहाँ पर आता है, तो थ्री लाइन थ्री फेज फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आता है, यानी थ्री लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आता है, इसको बोलते हैं थ्री फेज फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए क्या होता है यहाँ पर, जैसे हम बात करें, फोर सिमेट्रिक पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ए थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर वो दे रखा है 0.5 जे 0.03 0.3 पर यूनिट और जे 0.2 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस यहाँ पर दिया हुआ है। When the symmetrical fault occur on the machine terminal, find the fault current and the generator natural ground through the reactance is J 0.1। तो जनरेटर का जो नेचुरल ग्राउंड है वो भी यहाँ पर 0.1 से कनेक्टेड है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए जो फॉल्ट करंट का फार्मूला होता है वो आई एफ की वैल्यू क्या होती है, तो आई टू J1 प्लस जेड नॉट, J1 प्लस जेड न्यूट्रल। तो यहाँ पर ई की वैल्यू दे रखी है 1 पर यूनिट। जीरो सीक्वेंस when the symmetrical fault occur at the machine terminal, find the fault current, the generator natural ground through the J 0.1 पर यूनिट। तो 1 पर यूनिट के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर Z1 की वैल्यू दे रखी है J0.5, J सॉल्व करें तो आई एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5.1 J।
नेक्स्ट हम देखें, 3 इक्वल इम्पिडेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन डेल्टा। 3 इक्वल इम्पिडेंस है, पहले उनको डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है अक्रॉस दी थ्री फेज बैलेंस सप्लाई। इफ सेम इम्पिडेंस आर कनेक्टेड इन स्टार अक्रॉस दी सेम सप्लाई, तो यहाँ पर फेज करंट का क्या होगा, पहले डेल्टा के अंदर कनेक्टेड किया गया था तो डेल्टा में वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि वी बना हुआ है यहाँ पर, वी को ऐसे निकाल दे बाहर, यानी वोल्टेज सेम, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के सेम रहता है। स्टार के अंदर करंट सेम रहता है, स्टार मतलब करंट, करंट सेम रहता है स्टार के अंदर। तो यहाँ पर डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं तो फेज करंट है, वोल्टेज तो सेम रहेगा, फेज करंट है 1/3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि पावर कंज्यूम्ड विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। 3 इक्वल impedance are first connected in delta across the three-phase balance supply. If the same impedance are connected in star across the same supply, then the power consumed will be 1/3 times of the previous value. नेक्स्ट हम देखें, जैसे in a balanced three-phase 3-watt supply, feed balance star connected resistor. If one of the resistor is disconnected, then the percentage reduction of load will be. अगर 3 स्टार में यहाँ पर बैलेंस स्टार में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उनमें से अगर एक रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है या फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो परसेंटेज रिडक्शन इन लोड क्या होगा। तो जैसे पावर है, पावर इन वन रजिस्टर रिमूव्ड, स्टार कनेक्टेड लोड के लिए पावर की वैल्यू होगी पावर इक्वल टू B1² डिवाइड बाई 2R हो जाएगा। पहले 3R था, अब 2R हो गया। बस रेजिस्टेंस जैसे डिक्रीज होगा, यानी वन रेजिस्टेंस जैसे डिस्कनेक्ट होगा तो 2R वैल्यू हो जाएगी, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से काम करेगा, यानी दो रेजिस्टेंस इस तरीके से रह जाएंगे हमारे। एक रेजिस्टेंस है यहाँ का ही ओपन हो गया है, तो यहाँ पर ये B1 वैल्यू होगी B1 डिवाइड बाई 2R1²। तो यहाँ पर पावर विल बी ऑल रजिस्टर के अक्रॉस, यानी पावर यहाँ पर हम निकालें या यहाँ पर हम निकालें तो क्या होगी, पावर इक्वल टू ऑल रजिस्टर 3 टाइम्स B1 डिवाइड बाई होल² इंटू 1/R। तो ये हो जाएगा B1² डिवाइड बाई R, ये हमारी पावर आ जाएगी। इफ वन ऑफ द रजिस्टर डिस्कनेक्टेड, देन द परसेंटेज रिडक्शन इन लोड विल बी 50%। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थ्री फेज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इज, तो थ्री फेज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, इंडिया में 70% इस टाइप का फॉल्ट होता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, अबाउट 70% ऑफ फॉल्ट आर अकर सच दैट और लाइक दैट ए टू बस सिस्टम करस्पॉन्डिंग जीरो सीक्वेंस करंट नेटवर्क आर शोन इन द फिगर। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमें बताना है यहाँ पर, तो ये किस टाइप का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है। तो सबसे पहले तो हम देखें इसमें नेटवर्क के अंदर, तो स्विच डायग्राम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए हम लें तो स्विच डायग्राम कैसे लेंगे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए, इसके लिए स्विच डायग्राम बनाते हैं हम। स्विच डायग्राम फॉर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। जैसे कि ये ले लिया हमने, पहला स्विच 1 एंड 2 इज क्लोज्ड व्हेन द वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड एंड नेचुरल ग्राउंड। तो 1 और 2 कब क्लोज होंगे, जब वाइंडिंग हमारी क्या होगी, स्टार एंड नेचुरल ग्राउंड होगी, स्टार एंड नेचुरल ग्राउंड, स्टार प्लस नेचुरल ग्राउंड। स्टार एंड नेचुरल ग्राउंड नहीं है,
दूसरा स्विच 1 डैश और 2 डैश है, कब क्लोज होंगे? व्हेन वाइंडिंग इन डेल्टा कनेक्टेड, अगर वाइंडिंग हमारी डेल्टा कनेक्टेड है। फॉर ट्रांसफार्मर T1 एंड स्विच 1 इज क्लोज्ड एंड 2 इज ओपन। 1 dash and 2 dash is closed when the winding is delta connected। और ट्रांसफार्मर T1 है यहाँ पर, फॉर ट्रांसफार्मर T1 यानी ट्रांसफार्मर T1 के लिए हम बात करें यहाँ पर, और T2 के लिए फॉर ट्रांसफार्मर T1 स्विच 1 इज क्लोज्ड एंड T2 के लिए ओपन होगा। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर, ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, इसमें 1 डैश और 2 डैश क्लोज होंगे। क्लोज की तरह काम करेगा, तो ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम बात करें, therefore the transformer will be connected in primary with grounded natural wire and secondary in star with isolated natural, यानी कि ट्रांसफार्मर है वो हमारा इस तरीके से कनेक्टेड होगा। The transformer will be connected in primary with the grounded natural and secondary in star, secondary star connected में होगी with isolated natural। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। फॉर ट्रांसफार्मर ये तो हो गया T1 के लिए बात होगी। ट्रांसफार्मर T2 के लिए स्विच 1 है यहाँ पर क्लोज्ड होगा, T2 के लिए जैसे स्विच 1 है क्लोज्ड है, एंड स्विच 2 डैश है वो भी क्लोज है, 1 भी क्लोज है और 2 डैश भी क्लोज है ट्रांसफार्मर T2 के लिए। ये वाला हम देखें, ये क्लोज है और ये वाला भी क्लोज है। देयरफॉर प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड विथ नेचुरल ग्राउंडेड, तो T2 के लिए भी प्राइमरी वाइंडिंग है स्टार कनेक्टेड है और नेचुरल ग्राउंडेड है, एंड दी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आंसर है वो क्या होगा, ये वाली वैल्यू आंसर होगी, यानी स्टार कनेक्टेड और नेचुरल ग्राउंड और स्टार कनेक्टेड डेल्टा वैल्यू हम पर आंसर होगी, यानी ये वाला आंसर होगा हमारा। स्टार कनेक्टेड स्टार एंड स्टार ग्राउंडेड नेचुरल। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं हम, जैसे कि स्टार तो है ही है, ये ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड है, स्टार ग्राउंडेड स्टार, यानी कि ये ओपन है इसलिए स्टार रह गया, ग्राउंड नहीं किया। इधर हम देखें सेकेंडरी की साइड, ये सेकेंडरी की साइड स्टार है लेकिन ग्राउंड किया हुआ है ये वाला, और दूसरा है डेल्टा कनेक्टेड, यानी कि ओपन है, ओपन मतलब डेल्टा कनेक्टेड, कनेक्टेड ही नहीं है। सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट करंट आर फॉलोज, सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ फॉल्ट करंट आर फॉलोज, आई पॉजिटिव, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट दे रखा है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट दे रखा है, जीरो सीक्वेंस करंट दे रखा है। द टाइप ऑफ फॉल्ट इन द सिस्टम विद, तो टाइप ऑफ फॉल्ट क्या होगा, तो लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट हैज यूनिक प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ ऑल सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट विल बी जीरो। तो यहाँ पर सम करते हैं इनका तो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट में कि सबका जीरो योग जीरो होता है, तो ये यहाँ पर होगा लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। नेक्स्ट देखें, जैसे for the fault at terminal, for the fault at the terminal of synchronous generator the fault current is maximum 4। तो सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पर फॉल्ट हो रहा है तो मैक्सिमम फॉल्ट करंट कौन सी कंडीशन में होगी, मैक्सिमम फॉल्ट करंट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है उसमें मैक्सिमम फॉल्ट करंट होगी। फॉर द अनबैलेंस फॉल्ट विच पाथ फॉर जीरो सीक्वेंस करंट एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट, अनबैलेंस फॉल्ट की कंडीशन में क्या दे रखा है, अनबैलेंस फॉल्ट की कंडीशन में नेगेटिव सीक्वेंस डोमिनेट होगा, अनबैलेंस फॉल्ट की कंडीशन में। For the unbalanced fault with path for zero sequence current at the point of fault the negative and zero sequence voltage are maximum। तो ग्राउंड फॉल्ट है, जीरो सीक्वेंस डोमिनेट होगा,
ग्राउंड फॉल्ट के लिए, और अनबैलेंस फॉल्ट के लिए नेगेटिव सीक्वेंस डोमिनेट होगा। अनबैलेंस फॉल्ट के लिए नेगेटिव सीक्वेंस और ग्राउंड फॉल्ट के लिए जीरो सीक्वेंस। तो ये जो अगर दोनों यहाँ पर वोल्टेज है वो मैक्सिमम होंगे। नेक्स्ट हम देखें, 800 kV ट्रांसमिशन लाइन हैज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ P. It is operated at 400 kV with the series reactance is unchanged, then the new maximum power transfer capacity is approximately. तो पहले पावर ट्रांसफर कैपेसिटी थी P 800 kV ट्रांसमिशन लाइन पर, अभी 400 kV ट्रांसमिशन लाइन कर दिया, यानी वोल्टेज हमने हाफ कर दिया है। तो पावर ट्रांसफर जो कैपेसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है V स्क्वायर के, लेकिन अब वोल्टेज यहाँ पर हाफ आ गया है, तो यहाँ पर पावर की वैल्यू क्या होगी, जब पावर से हमारा पहले पावर था डिवाइड बाई अब पावर, पहले पावर था वो V1 स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, अब पावर है वो V2 स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो P2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, P1 इंटू V2 डिवाइड बाई V1 स्क्वायर। अब V2 डिवाइड बाई V1 क्या है हमारा, V2 है पहले था, V2 है हमारा 400, V1 है हमारा 800 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा ये, 1/4 P1। तो 1/4 P1 मतलब कि P/4 आंसर आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि क्या दिया हुआ है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम इज द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है पावर सिस्टम की, वो किस टाइप की एबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू मेंटेन द वोल्टेज रेटेड वोल्टेज लेवल, ये गलत है। मेंटेन फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 550 हर्ट्ज, ये भी गलत है। मेंटेन द स्पैनिंग रिवर्स मार्जिन एट ऑल टाइम, ये भी गलत है। मेंटेन सिंक्रोनिज्म, ये सही है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम इज द एबिलिटी टू पावर सिस्टम टू मेंटेन द सिंक्रोनिज्म। द लोड कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्ग एसी ट्रांसमिशन लाइन इज। तो लॉन्ग एसी ट्रांसमिशन लाइन की जो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, लोड कैरिंग कैपेबिलिटी होती है लिमिटेड बाय द स्टेबिलिटी कंसीडरेशन। लोड कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्ग एसी ट्रांसमिशन लाइन इज लिमिटेड बाय द स्टेबिलिटी कंसीडरेशन। द यूज हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर। तो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर का हम कहाँ पर यूज करते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम कैन बी इफेक्टिवली इम्प्रूव्ड बाई। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है पावर सिस्टम की, वो किसके द्वारा इम्प्रूव किया सकती है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है पावर सिस्टम की, वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं सिंगल पोल स्विचिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सिंगल पोल स्विचिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है पावर सिस्टम की वो इम्प्रूव किया सकती है। यूजिंग द हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर दिस कैन बी अचीव्ड। बाकी जो क्वेश्चन है हम जैसे कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।